हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए बेटा, इस वीडियो के अंदर हम लोग फिज़िक्स के जो मॉडल टेस्ट पेपर है अगस्त मंथ का, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस मीन्स सारे सॉल्यूशंस अच्छे से डिस्कस करेंगे, कौन सा किसका आंसर कैसे आएगा, न्यूमेरिकल्स एक्सेट्रा सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी बेटा ये मार्किंग स्कीम हम लोग लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे कि टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे। 1 से लेके 12 तक जो होंगे वो 1 मार्क्स के MCQs टाइप क्वेश्चंस होंगे, और 2 से लेके 4 तक मतलब 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 2 मार्क्स के आएंगे, जिसमें से 1 क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। नेक्स्ट है 5 to 7, मतलब कि 3 क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स के अंदर आएंगे और उनमें से 2 क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को इंटरनल चॉइस मिलेगी। और लास्ट क्वेश्चन होगा आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है जी। कल की वीडियो में एक मार्किंग स्कीम मैंने डिस्कस नहीं करी, आज वो भी डिस्कस करेंगे कि मार्किंग स्कीम अगस्त टेस्ट की क्या होगी। सिलेबस आपका अप्रैल और मई का जो सिलेबस है वही रहेगा। आप लोग देख सकते हो अप्रैल और मई, ओनली अप्रैल एंड मई, क्योंकि ये आपके क्लास टीचर ने टेस्ट बनाने, क्वेश्चन पेपर बाहर से नहीं आएगा, आपके स्कूल टीचर ही टेस्ट बनाएंगे। हो सकता है वो थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। 40% ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 60% सब्जेक्टिव टाइप होगा। 40% ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब जो आपके MCQs आएंगे ना, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव जो थियोरी पेपर होगा। अब देखो 2 यूनिट्स आएंगे, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब ध्यान दीजिए 7 थियोरी क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जो 1 मार्क्स के MCQs होंगे वो 7 थियोरी क्वेश्चन होंगे, और उनमें +2 न्यूमेरिकल्स भी उनमें ऐड होंगे। मतलब टोटल 9 क्वेश्चंस आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर आएंगे, और उसमें से 7 थियोरी क्वेश्चन होंगे और 2 न्यूमेरिकल पोर्शन के क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट है यूनिट 2। यूनिट 2 इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बेटा 5 मार्क्स के MCQs आएंगे। ठीक है। देन 2 मार्क्स के हमारे 3 क्वेश्चंस आएंगे, 3 क्वेश्चंस आएंगे। 1 क्वेश्चन होगा आपका यूनिट नंबर 1 में से। यूनिट नंबर 1 में बेटा 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, और 2 मार्क्स के 2 थियोरी क्वेश्चंस आएंगे प्लस 1 न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि किसी एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिल जाएगी। इंटरनल चॉइस बेटा, अब इंटरनल चॉइस आप लोगों को थियोरी के साथ थियोरी भी हो सकती है। उन्होंने लिखा और न्यूमेरिकल हो सकता है, ये और वाला सिर्फ आपको कंपल्सरी में आ जाए। इस तरीके से प्रिपेयर करना 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कि थियोरी में ऑप्शन आए तब भी चलेगा, न्यूमेरिकल के साथ ऑप्शन आए तब भी चलेगा, लेकिन एक न्यूमेरिकल कंपल्सरी लेके ही चलना। नेक्स्ट आ जाओ, यूनिट 1 में से बेटा 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, और यूनिट 2 में से 2 थियोरी क्वेश्चंस आएंगे और 1 इंटरनल चॉइस हो गई। यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं बोला न्यूमेरिकल के बारे में। हो सकता है कि सिर्फ थियोरी ही आए। यहाँ से 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स में आप लोग छोड़ के जा सकते हो। 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यूनिट नंबर 1 में से। यूनिट नंबर 1 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, जैसे कि गॉस थ्योरम हो गया, एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन हो गया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो गया, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। अदरवाइज तो बेटा गॉस थ्योरम हो गया, कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो गया, ये एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। ये इस तरीके से आपकी मार्किंग मार्क्स डिवाइड किए गए हैं, और टोटल 35 मार्क्स का आपका जो पेपर आएगा। अब डिस्कस कर लेंगे अपने क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग चेक कर सकते हो। नंबर 1 क्या है? CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। CGS यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज के बेटा CGS यूनिट क्या है? स्टैटिक कूलम। सेकंड है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब देखो वेक्टर यहाँ पे 2 गिवन है, एक है नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो P की डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। SI यूनिट बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये रहे न्यूटन, कूलम ऊपर ले जाओ -1 और मीटर स्क्वायर एज सच। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। इसकी डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? रो इज इक्वल टू RL/A। ठीक है जी।
इन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। अब याद रखो जो रेजिस्टिविटी है दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये किसी भी मटेरियल की नेचर होगा, उसका प्रॉपर्टी होगी। इसका मतलब लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करने से, एरिया इंक्रीज डिक्रीज करने से रेजिस्टिविटी पे कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, रेजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन रेजिस्टिविटी जो एक ऐसा मटेरियल का नेचर है, ठीक है, किसी भी मटेरियल का नेचर है, इसका मतलब ये किसके साथ चेंज होगी, टेम्परेचर के साथ। इसका मतलब ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस इज, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप लोगों ने बताना है। हमें पता है C किसके इक्वल है, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। सो Q ओवर V मतलब ऑप्शन नंबर B इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है the electric potential V at a point on the axis of electric dipole depends on the distance x of the point from the dipole as। अब बेटा आप लोगों ने एक्सियल लाइन का आर्टिकल किया होगा, एक्सियल लाइन वाला, वहाँ पे आंसर क्या आया था, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यही आया था। वहाँ पे R स्क्वायर है, मतलब क्या, यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है तो x स्क्वायर। सो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर B इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज नेम द टाइप ऑफ एनर्जी, आपने किसी एनर्जी का नाम बताना है विच गेट स्टोर्ड इन बिटवीन कैपेसिटर, जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाए, विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी, सो ये लिख दो ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, इफ 3 कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड एंड 5 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज के अंदर जोड़ना है। सो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। नाउ पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। सो दिस इज 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। नाउ टेक एलसीएम, एलसीएम जब लोगे दिस इज 5 3 is 15, 15 2 is 30। सो 30 आपका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा 15 प्लस 10 प्लस 6। अब सबको ऐड करो तो 31 डिवाइडेड बाय 30 आ गया। सो दिस इज़ 1/CS। लेकिन हमें CS नहीं चाहिए, 1/CS नहीं चाहिए, कल्ला CS चाहिए। सो दिस इज CS इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 31। अब बेटा इसको सॉल्व करके देखो, दिस इज 0.96 माइक्रोफैरेड विच इज़ नियरली इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है जी, इसका मतलब CS का आंसर कितना आ गया, 1 माइक्रोफैरेड इज योर आंसर। चलो ऑप्शन चेक करते हैं, लेस देन 2 माइक्रोफैरेड, हाँ 2 माइक्रोफैरेड से हमारा आंसर कम है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकती है। ग्रेटर देन 5 माइक्रोफैरेड, तो 5 से तो ग्रेटर नहीं है, 2 और 5 के बीच में है तो ये भी नहीं है क्योंकि 2 से कम है। ग्रेटर देन 10 माइक्रोफैरेड, तो 10 वाली तो ऑप्शन ही गई, जब 5 वाली गई तो 10 वाली भी गई। इसका मतलब 1 से लेस, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, लेस देन 2 माइक्रोफैरेड। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट है 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁵ कूलम एंड 5 × 10⁴ कूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। सो लिख लो दिस इज Q1 और दिस इज Q2 और कितना डिस्टेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, सो दिस इज 1.0 मीटर। कैसे आया, 10 डिवाइडेड बाय 100, 1 0 से 0 कैंसिल, सो दिस इज 0.1 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज। अब जल्दी से वैल्यूज पुट करो और मेरे साथ अपना आंसर मैच कर लो, अदरवाइज ये कल का अपलोडेड है ये क्वेश्चन पेपर, ये मॉडल टेस्ट पेपर। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, जो अपनी स्टडी को लेके थोड़े से सीरियस हैं, डेफिनेटली उन्होंने सॉल्व किया होगा। सो एक बार अपना आंसर चेक कर लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई। व्हाट इज Q1, 3 × 10⁻⁻⁵। व्हाट इज Q2, 5 × 10⁻⁴ या
चेक कर लेना वैल्यू, ठीक है। 3 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, सो दिस इज 0.1 होल स्क्वायर। क्लियर हो गया जी। 9 3 27, 27 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपके पास 135। सो लिख दिया 135 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 -5 +4। अब ध्यान से देखो, इससे कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हो 100 डिवाइडेड बाय 1 क्या था 0.1 इंटू 0.1। अब डेसिमल हटा दो, ऊपर चला गया 10, डेसिमल हटा दो, ऊपर चला गया 10। सो डायरेक्ट लिख सकते हो 100 डिवाइडेड बाय 1। सो 100 मतलब +2 कर दो यहाँ पे, ठीक है। मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया, जस्ट पावर। अगर नहीं क्लियर हुआ एक बार अपनी कॉपी पे ध्यान से अपने आप सॉल्व करके देखो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। जस्ट इसके डेसिमल्स हटाकर ऊपर 100 लगा दिया और कुछ नहीं किया। अब देखो 9 + 4 13, 13 + 2 15, 15 में से 5 गए 10, सो 10⁻10। 135 इंटू 10⁻10 क्या आंसर आया 135 इंटू 10⁻10। अब आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी में यहाँ पे टिक लगा के आ जाना है, लेकिन यहाँ पे लिखा 13.5, हमारा आंसर कितना आया 135। सो ये आंसर नहीं है। क्लियर हो गया। सो इसका मतलब कोई और आंसर होगा, ये तो हो ही नहीं सकता 18 वाला, इसका मतलब ये या ये आंसर होगा। सो पॉइंट शिफ्ट कर दो। पॉइंट शिफ्ट कैसे करेंगे, अब हमें 11 बनाना है तो क्या करो 10 के साथ मल्टीप्लाई, 10 के साथ डिवाइड। सो क्या आ गया 13.5 मल्टीप्लाई, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1, 10 + 1 कितना हो गया 11 न्यूटन। सो 13.5 इंटू 10⁻11 न्यूटन। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्लियर हो गया। सो बहुत से बच्चे अपना आंसर सॉल्व करके आएंगे, लेकिन जल्दबाजी में ऑप्शन डी पे क्लिक करके आएंगे। यहाँ पे टिक लगा कर आओगे तो डेफिनेटली 1 मार्क्स तो गया। सो ध्यान से देख कर आना है कि एग्जैक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं आंसर आ रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। कंजर्वेशन ऑफ क्या है, ये काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं। एनर्जी और चार्ज के बीच में कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि चार्ज आंसर आएगा या फिर एनर्जी। सो इसका आंसर क्या आएगा चार्ज, ठीक है। सो चार्ज इज अ राइट आंसर। क्लियर हो गया जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसकी बेटा PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, फिजिक्स विद रिम्पल मैम। जो चैनल का नेम है सेम टेलीग्राम का नेम है, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट भी चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सो चलिए नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनाइड डिपेंड्स अपॉन। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड के अंदर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। ऐसा होता है सोलेनाइड, है ना, ये है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स ये प्रॉपर शेप में होनी चाहिए ऐसे। अब किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है इस पे तो डिपेंड करेगी किस मटेरियल की बनी हुई है ये कॉइल, किस मटेरियल की बनी है उस पर भी डिपेंड करेगी। सो नेचर पे भी डिपेंड करेगी, और कैसा करंट आप फ्लो कर रहे हो, लेस अमाउंट का कर रहे हो, लार्ज अमाउंट कर रहे हो, कैसा करंट फ्लो हो रहा है इस पे भी डिपेंड करेगी। सो सारी ऑप्शन ठीक है, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, दिस इज द आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। लास्ट ईयर जब टर्म वाइज टेस्ट हुए थे उसमें ये क्वेश्चन मोस्टली मतलब आ रहे थे, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की कौन सी स्टेटमेंट नहीं है, विच इज E = J rho, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस रो इज स्ट्रेच्ड द 3 times टू लेंथ। आपने एक वायर ली जिसकी रेजिस्टिविटी रो है, उसको स्ट्रेच करके 3 times उसकी लेंथ कर दी। लेंथ आपने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी पूछा है, रेजिस्टिविटी मतलब रो ना लेंथ पे डिपेंड करता है ना ही एरिया पे डिपेंड कर रहा है। रो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब लेंथ को इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, कुछ भी करो, जब ये डिपेंड ही नहीं करती तो यहाँ पे नो चेंज आएगा। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने में लग जाएंगे, जिसकी वजह से आपका टाइम भी वेस्ट होगा और
बोल सकते हो कि क्वेश्चन भी 100% गलत जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू आप मैथमेटिकली खींच के निकाल ही लोगे। सो जब भी रो पूछा जाए अपनी कॉपीज के ऊपर बड़ा बड़ा करके लिख लो। रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप लेंथ और एरिया को चेंज करोगे। सो आंसर इज नो चेंज। नेक्स्ट है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और 104 मीटर पर सेकेंड। सो ध्यान से देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर के अंदर कितनी है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आ गए बेटा आपके क्वेश्चंस। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम इन बिटवीन द प्लेट्स। दिस इज़ अ वेरी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी बजाय कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक स्लैब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको हर चीज़ प्रिपेयर करके जानी है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 100% पेपर सारा इम्पॉर्टेंट पेपर ही आ जाए। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थोड़ा सा लेस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो चलिए इसके आंसर देखते हैं। अब देखो बेटा, ये सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो इतनी ज़्यादा थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जस्ट आपकी नॉलेज के लिए वैसे यहाँ पे टाइप कर दिया। जब आपको PDF मिले देन आपको क्लियर हो जाए थ्योरी से कि ये प्लेट क्या है, बी प्लेट क्या है। अदरवाइज आपने इतना कुछ नहीं लिखना। लेट अस कंसिडर 2 प्लेट्स A एंड B हैविंग चार्ज पॉजिटिव Q एंड नेगेटिव Q, लिखकर छोड़ दो बस। देन लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, लास्ट लाइन, पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द प्लेट्स दैट इज E इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई D। ठीक है जी। सो नेक्स्ट इसका मैथमेटिकल पोर्शन लिखना है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 चार्जेस के बीच में, वो कितना होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो E की वैल्यू पुट कर दो। E इज इक्वल्स टू V/D भी है हमारे पास, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। डन। सो यहाँ से देख लो बेटा, ये आ गया E इज इक्वल्स टू V/D। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और एक यहाँ से आ गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंपेयर करो तो VD किसके इक्वल आएगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर हो गया। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर किया और ये इक्वेशन बन गई। सो इक्वेशन नंबर 3 दे दो इसको। अगर आपको डायरेक्ट क्लियर है तो इक्वेशन नंबर इसको दे दो, अदरवाइज आप इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दो। डन। अब ध्यान से देखो, नाउ Q ओवर कैपिटल A लिख लो, कैपिटल A। ठीक है। नाउ C इज इक्वल्स टू Q ओवर, फर्स्ट यूनिट के अंदर ना हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि सिग्मा किसके इक्वल है, Q डिवाइडेड बाय A, विच इज़ नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में भी आपको याद आ गया होगा। सो वहाँ पे स्मॉल q लिख लो चाहे कैपिटल Q लिख लो, एज योर विश। सो सिग्मा की ये वाला जो सिग्मा है वो आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा किसके इक्वल है, यहाँ पे नाउ सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A। अब आपने क्या करना है, इस सिग्मा की वैल्यू पुट करनी है। जैसे ही आप सिग्मा की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे। सो E इज इक्वल्स टू सिग्मा की वैल्यू कितनी है, Q डिवाइडेड बाय A। ये वाला जो एप्सिलॉन नॉट है ये यहीं पे छोड़ दो, आ गई ये टर्म। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्या है, V ओवर D इज इक्वल टू V ओवर D एज सच लिख दो, या यहीं से समझ लो कि सिग्मा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q ओवर A, ये वाला एप्सिलॉन नॉट एज सच लिख दो, इज इक्वल टू V ओवर D। सो ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। दिस गिव्स द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक। फॉर एग्जाम्पल, ना इसमें एयर है और ना ही इसमें वैक्यूम। क्लियर हो गया। एक बार दोबारा से समझ लो क्या है। उन्होंने बोला है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम इन बिटवीन देम। ना एयर होनी चाहिए, ना ही आपने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखनी है, सिंपल एक आपने डाइलेक्ट्रिक लिया जिसके बीच में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब 2 प्लेट्स होंगी A एंड B, 2 प्लेट्स होंगी A एंड B, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और B के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है
कि यहाँ पे कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहाँ पे। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? E इज इक्वल टू V ओवर D। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बट वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो कितना आ गया? V ओवर D इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। वी नो व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा की वैल्यू कितनी है? Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट V डिवाइडेड बाय D इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दोबारा से देख लो, V डिवाइडेड बाय D इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन Q और सिग्मा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। सिग्मा की वैल्यू क्या पुट करेंगे? Q ओवर A, ये एप्सिलॉन नॉट एज सच V ओवर D। ठीक है, ये आ गई आपकी नेक्स्ट इक्वेशन, ये रही। देन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। क्लियर हो गया जी? यहाँ से भी थोड़ा सा डिटेल में देख लो, काफ़ी बच्चों को ये सी नहीं क्लियर होगा। अब देखो, एप्सिलॉन नॉट A दूसरी तरफ ले जाओ, एप्सिलॉन नॉट A दूसरी तरफ ले जाओ, D एज सच रहने दो, ये Q यहीं पे रहने दो और V दूसरी तरफ ले जाओ। व्हाट इज Q ओवर V? C। सो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंगली ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं किया होगा। सो बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है, एक या दो बार लिख कर ट्राई करो और डेफिनेटली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बाई चांस आपको प्रॉब्लम हुई देन कमेंट सेक्शन में दे देना, इस पर अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ओम्स लॉ क्या है? It states that the current through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage. Ohm's law क्या है? V is directly proportional to I. So V is equals to IR. So ये हो गया Ohm's law. Next है कि डिफाइन करना है ओमिक डिवाइसेस कौन से हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस। ओमिक डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को ओबे करें, फॉलो करें। फॉर एग्जांपल जितने भी रजिस्टर्स हैं, वायर्स हैं, मेटल्स हैं, ये सारे ओम्स लॉ हैं। नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन से हैं? जो ओम्स लॉ को ओबे ना करे। फॉर एग्जांपल जितने भी वैक्यूम ट्यूब्स हैं या फिर थर्मिस्टर्स हैं। सो ये हो गए आपके नॉन ओमिक डिवाइसेस। ठीक है जी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका मतलब एग्जाम्पल ज़रूर लिख कर आओ जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फर्स्ट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ की डेफिनेशन देनी है आपको और उसका डिफरेंस बताना है। फर्स्ट लॉ इज स्टेट्स दैट एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक मतलब total sum of all the current meeting at a point in a closed circuit is 0. closed circuit always junction के ऊपर, जंक्शन के ऊपर क्या होगा आपका? 0 होगा। आपने पढ़ा भी होगा ऐसे करके। ठीक है, ये आपका जंक्शन है। टूवर्ड्स द जंक्शन टेकन एज नेगेटिव और अवे पॉजिटिव। सो जैसे ही आप इन सबको ऐड करोगे तो इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा या समीशन 0 आंसर। सेकेंड रूल क्या है? इट स्टेट दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज या EMF, फॉर एग्जांपल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स एंड EMF ऑफ ऑल सोर्सेज इन अ क्लोज्ड सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ बेटा आप सेकेंड किरचॉफ्स लॉ ये ऐसे भी कर सकते हो। इट इज एल्जेब्रिक, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट। ठीक है, जैसे भी आप लोगों ने ऑलरेडी जो डेफिनेशंस है लर्न करके रखिए, अब जैसे भी करना चाहते हो उस लैंग्वेज में आप लोग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट उसका डिफरेंस पूछा गया है। सो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस आपको हो सकता है बुक्स में 4 to 5 पॉइंट्स भी मिल जाए, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन था तो मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स लिख दिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। The resistance of a given carbon is 2.6 into 10 raised to power 6 ohm plus minus 5%. What is the sequence of the color on the strip providing on the rod? अब हमने एक ट्रिक के साथ इसे लर्न किया था। B.B. Roy has Great Britain has very good wife। ठीक है जी, सो टोटल देख लो 10 वर्ड्स हैं। हाँ जी 10 वर्ड्स हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है? 0 से। 0 1 2
3 4 5 6, मैक्सिमम 6 तक चाहिए तो बहुत है 6 तक। अब चलो 2 पे कौन पड़ा है, 2 पे रेड, सो 2 पे कौन है, रेड। 6 पे ये कौन सा कलर है, ब्लू, सो लिख दिया 6 पे कौन है, ब्लू। 10⁶, 6 पे कौन है, ब्लू, अगेन ब्लू। 5% एरर, अगर 5% होगा तो गोल्ड, यहाँ पे क्या था, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड की परसेंटेज 5 और सिल्वर की 10, अगर कोई कलर नहीं होगा, नो कलर मतलब 20%। अब गोल्ड है तो 5% होगा, गोल्ड है तो 5% होगा। सिंपल, इतना छोटा सा जो न्यूमेरिकल है बेटा ये 2 मार्क्स का है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन ऑफ अ इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई थिंक ये तो सबको आता होगा, सो मैं यहाँ पे इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही। अगर किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में दे देना। इसकी वीडियो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन वाली जो वीडियो होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। इजी है, अगर आप किसी भी बुक से करोगे, थोड़ा थोड़ा मेथड चेंज है, सो किसी भी बुक से करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें सारे मेथड्स आते हैं, जितने भी बोर्ड के टीचर्स होंगे उनको सब मेथड्स आते हैं, सो रट्टा नहीं लगाना किसी पर्टिकुलर मेथड को, आपको जो भी मेथड ईजी लगे आप कर सकते हो। नेक्स्ट है राइट द प्रिंसिपल एंड प्रूफ ऑफ बीटस्टोन ब्रिज। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो किर्चॉफ्स लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, सो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, अननोन रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, एक ही इकलौता पार्ट ही इम्पॉर्टेंट है, वही इकलौता पार्ट आपको टेस्ट में आ गया। नेक्स्ट चलो पोटेंशियोमीटर वाला 2 सेल्स कंपेयर करना है बेटा। ये पोटेंशियोमीटर के 2 आर्टिकल्स हैं, एक 2 सेल्स वाला है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस वाला है। सो दोनों बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दोनों आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अच्छा ये एक क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा नया न्यू टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। न्यूमेरिकल इज़ अ वेरी लेस इम्पॉर्टेंट, ये CBSE का क्वेश्चन है, पंजाब बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सैम्पल पेपर में आया हुआ है। सो जिन बच्चों का टारगेट 70 आउट ऑफ 70 है वो वाले स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल ज़रूर करें। जो वीक स्टूडेंट है 100% ये न्यूमेरिकल छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आप लोगों ने पता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होगा, सो करंट की डायरेक्शंस बना लेनी है इस तरीके से। यहाँ से कोई करंट गया विच इज़ I1, ऊपर से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आया विच इज़ I2, और यहाँ पे आके मिक्स हो गया, सो ये वाला कौन सा करंट है, I1 प्लस I2। यही करंट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मतलब I1 अगेन नीचे आ गया और I2 ऊपर चला गया। क्लियर हो गया, डायग्राम सबको क्लियर है। सो इसके अकॉर्डिंगली ही नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा लूप कंसिडर कर लो, फॉर एग्जांपल इसका नाम रख लो, ठीक है, KVL, मतलब ये वाली लूप लेने लगे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, I3, ये देखो I3 R1 R2, और I3 में कौन सा करंट, यहाँ से पता है कि अगर यहाँ से करंट I1 था, ये भी I1 होगा, सो I1 इंटू R2, I1 इंटू R2। अब इक्वल टू का साइन डाल के E2 लिखना है तो इक्वल टू का साइन लिख लो, अगर सेम साइड पे लिखना है तो सेम साइड पे लिख लो, इज इक्वल टू E2। पॉजिटिव और पता है ना कि क्लॉकवाइज जाएगा तो टेकन एज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। उस तरीके से इसकी वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव है या नेगेटिव। सिमिलरली इसे ओपन कर लो, जैसे इसे ओपन करोगे दिस इज I3 I1 प्लस I3 I2 प्लस I1 R2 इज इक्वल टू E। अब I1 वालियाँ टर्म्स अलग से निकालो, आ गया I3 प्लस I2, R2 प्लस R3, ठीक है। ये वाली टर्म यहाँ पे लिख दो, इज इक्वल टू E2, यहाँ पे लिख दिया, डन। नेक्स्ट क्या करना है, इसी तरीके से सेकेंड लूप, मतलब ऊपर वाली जो पोर्शन है वो कंसिडर करना है। ऊपर वाला पोर्शन मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि इस तरीके से ड्रॉ करना है। यहाँ से हमें पता कि I2 करंट फ्लो हो रहा था, और ये रेजिस्टेंस कौन सी है, I3। यहाँ पे करंट कौन सा था, I1 प्लस I2 सॉरी,
और ये कौन सी रेजिस्टेंस है, R1। सो कैसे लिखेंगे, I3 इंटू I1 प्लस I2, ठीक है। और करंट यहाँ पे क्या, कौन सा करंट गया, I2 करंट गया। सो I2 इंटू R, ऊपर करंट देख लेना बेटा, I1 आएगा आई थिंक यहाँ पे बेटा R1 आना है, ठीक है। ऊपर करंट जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, सो R1 आएगी। R1 I2 इज इक्वल टू EMF कितनी है, E1। अब इसको ओपन करो, R3 I1 प्लस R3 I2 प्लस I2 R1 इज इक्वल टू E1। अब देखो इसमें भी I2 आ रहा है, इसमें भी I2 आ रहा है, सो I2 कॉमन बाहर निकाल दो, अंदर क्या रह गया, R3 R1 प्लस R3, ये वाली टर्म एज सच और E2 एज सच। क्लियर हो गया, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करो, यहाँ से I1 और I2 आप लोग सॉल्व कर लो। थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है, आराम से बैठ के सॉल्व करो, अदरवाइज इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, ये इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। सो V किसके इक्वल है, IR, क्योंकि पोटेंशियल पता करना है अक्रॉस R3। ये कौन कौन से पोटेंशियल है, मान लो ये पॉइंट B था और ये पॉइंट A है, VA माइनस VB, या सिंपल लिख दो अक्रॉस R3, वोल्टेज अक्रॉस R3, V3 भी लिख सकते हो, विच इज़ I कौन सी थी, I1 प्लस I2, ठीक है, लिख दिया I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस R3, ठीक है। जस्ट वैल्यूज़ पुट करो, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करो और इसको सॉल्व कर लो, आप लोगों का आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को प्रूव करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी क्वेश्चन आ गया 6 मार्क्स में। सो सिंपल सा आर्टिकल है, उसके बाद करना है स्टेट गॉस थ्योरम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से करना है, डायग्राम आपने पेंसिल और स्केल के साथ ड्रॉ करनी है, इजी आर्टिकल है। अगर आप ग्राफ प्लॉट नहीं करके आओगे तब भी चलेगा, ठीक है जी। ग्राफ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन पंजाब बोर्ड। सो ये थी आज की आपकी वीडियो। अगर वीडियो के क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए हो, वीडियो को लाइक कर दो, मैक्सिमम शेयर कर दो, और इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है जी। सो जितना भी चैनल बेटा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आप शेयर कर सकते हो, तो चैनल को शेयर ज़रूर कर दो। थैंक यू सो मच।